बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज मर्दान में पीडीएम का जलसा था और वहाँ पर हुकूमत का तख्ता उलटने की धमकियाँ दी गई और साथ ही साथ तकरीबन तमाम मुकर्रीन जो हैं, ख्वाह वो मौलाना फजलुर रहमान थे या मरीम नवाज शरीफ साहबा थी, वो तमाम मुकर्रीन का फोकस कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कभी भी किसी को तैयारी के बगैर पावर में नहीं आना चाहिए था। तो जो आज पीडीएम के जो अक्सर रहनुमा थे, उन्होंने अपनी तकरीरों में ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी नाअहली का और अपनी टीम की ना तजुर्बाकारी का एतराफ़ कर लिया है, लिहाजा उनको खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जो बात की है, क्या वाकई उन्होंने अपनी टीम की ना तजुर्बाकारी का एतराफ़ किया है या एक ऐसा सच बोला है जो पाकिस्तान के अवाम को बताना बहुत ज़रूरी था कि बाहर से हुकूमत जैसी नज़र आती है, अंदर से वैसी नहीं होती। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, और यहाँ पर इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप क्या समझती हैं कि जो कल वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की थी, क्या उसमें अल्फाज का चुनाव मुनासिब था और कहीं उन्होंने खुद ही अपनी ज़ुबान से अपनी टीम की नाअहली का एतराफ़ तो नहीं कर लिया और अब लोगों को बता दिया है कि बार बार वो अपनी काबीना में तब्दीलियां क्यों करते रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखें, जो कल की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीर है वो एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस का एक ऐसा अमल है कि जिसकी इससे पहले किसी और हुकूमत में मिसाल नहीं मिलती। और ये वो सच है जो इस वक्त जो है, जिसको आप कड़वा सच समझ रहे हैं और उसकी कड़वाहट अपोजिशन महसूस कर रही है, इसलिए उस पर बयानबाजी चल रही है। लेकिन आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नेंस के उस सिस्टम के अंदर जहाँ पे कोई भी जमात पहली दफ़ा इक़्तिदार में आती है तो उसके लिए जो चैलेंजेस सामने आते हैं, सर्विस डिलीवरी का है, ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन है, फिर आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, और ओवरऑल जो एक नैरेटिव है जिसमें अवाम उस हुकूमत को चुनते हैं, वोट देते हैं, वो हुकूमत एक मैनिफेस्टो के तहत वोट लेके आती है। तो जब वो इक़्तिदार के ऐवानों में आती है तो पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ये वो जो गैप है उसको पिछले 72-73 साल से एड्रेस करने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉलिसी मेकर्स और इम्प्लीमेंटर्स के साथ जो मुश्तरका एक ख़ताब था, उसका मकसद ये था कि पॉलिसी बनाना, लेजिस्लेशन और ओवरऑल गवर्नेंस को देखना और फिर उसके बाद उन पॉलिसीज़ पे अमल करवाना जो किसी भी रियासत के सुतून हैं। जब तक वो सारे बाख्तियार, एम्पावर्ड और आइन और कानून के पासदार ना हों, वो रियासतें और हुकूमतें जो हैं उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाती। तो ये वो गैप थे जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, सिस्टम के अंदर जो खला था उसकी निशानदेही की, और अल्टीमेटली उस खला को भरते भरते उन्हें जितना टाइम लगा और जो वो करना चाहते थे, जब विजन को आप रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, एक लीडरशिप की विजन होती है जिसके बाद एक पॉलिसी बनती है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो उन्होंने अपनी विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के रास्ते में जितने कांटे आए, जो उनके रास्ते में बैरियर्स और चैलेंजेस आए, उन्होंने उसको खुल के कौम के सामने रखा और अपने अदारों की जो कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, और जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसके चैलेंजेस हैं, वो उन्होंने सिद्के दिल से, खुल के, सच्चाई के साथ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हुए बयान किए। तो इस पे तो उनको शाबाश मिलनी चाहिए, उनकी पजीराई होनी चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो कौम का वज़ीर आज़म है, इससे पहले ये मसाइल
ये परेशानियां बाकी प्राइम मिनिस्टर्स को भी देखने को मिलती थी। ठीक है लेकिन वो छुपा देते थे, वो कारपेट के नीचे डाल देते थे और उनके ऊपर पर्दा डाला जाता था। अब उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सामने लाने का फैसला बिल्कुल ठीक है जी। रुबीना खालिद साहबा जो है वो पेशरफ्त है, इस पे मुस्कुरा रही हैं, लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आप भी वजीर रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने जो कल बात की है, क्या वो रियलिटी नहीं है कि बाहर से हुकूमत जैसी नजर आती है, अंदर वैसी नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखिए इमरान खान साहब के बारे में एक बात मैं ये कहूँगा कि उन्होंने हमेशा अपने आप को कप्तान कहलवाना ज़्यादा पसंद किया है, जोश और जज्बा दिखाने की कोशिश की है, बहुत बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे किए हैं माजी में भी अब भी। अब देखिए थोड़ा सा फ़र्क होता है, मैं मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ। अब खेल का मैदान और है और सियासत का मैदान और है। खेल के मैदान में आपको क्या चाहिए होती है, 3 चीज़ें चाहिए, जज्बा चाहिए, ताकत चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए। सियासतदान को क्या चाहिए, उसे तदब्बुर चाहिए, फ़हम व फ़रासत चाहिए, तहम्मुल चाहिए और विजन चाहिए। अब ये विजन फ़हम व फ़रासत वाले उसमें कैटेगरी में ना खुद हैं ना इनकी टीम है। अगर आप इनकी टीम की बात करें तो इनकी टीम उन्हीं के अंदाज से गुफ्तगू करती है जो इमरान खान का स्टाइल है, उन्हीं के अंदाज से वो अपना अमल करने की कोशिश करते हैं, यानी कॉपी करते हैं उन्हें। फिर आप ये देखें कि जब आप उनकी न्यायाली की बात करते हैं, यानी इमरान खान साहब की अपनी विजन की और उनकी टीम की, ये बंदा ईमानदार है, ये तो माने। पहली बात तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए जैसा कि आपने फरमाया कि मैं अगर ख़ुद वज़ीर हूँ और मेरे साथ निचली पूरी टीम करप्शन कर रही है तो उसका ज़िम्मेदार मुझे समझा जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वज़ीर ये क्या ईमानदारी है कि आपकी पूरी टीम पैसे कमा रही है और करप्ट है और आप कह रहे हैं कि बंदा ईमानदार है कि सारी टीम जो है वो पैसे कमा रही है और करप्ट है। मेरी साहब इस वक्त आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा, अब नैब ने अगर वो आंख बंद की हुई है जो हुकूमती करप्शन को देख रही है या उस पर काम कर रही है, बंद की हुई है, और सिर्फ उसे अपोजिशन की करप्शन या उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात नज़र आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे जाके क्या एक्सपोज नहीं होंगी? क्या जो दवाइयों का स्कैंडल है वो आपके सामने नहीं है? क्या जो BRT के स्कैंडल है उसमें इन्होंने स्टे नहीं लिया हुआ सुप्रीम कोर्ट से? कई और ऐसी चीज़ें हैं, मालूमात आपके पास मुझसे ज़्यादा है, ठीक है, तो लिहाजा ये भी इनका नारा फजूल है। और आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें इनकी क्या मजबूरी है कि जिन तमाम लोगों को माजी में ये डाकू चोर और मैंने चपरासी भी ना लूँ, उन्हें खुद ये कहते रहे इमरान खान साहब, आज वो अहम तरीन ओहदों के ऊपर फाइज हैं। इसका मतलब ये है कि वो नहीं, लेकिन उनको तो अहम तरीन ओहदा जो है वो अब दिया ना, अब इसलिए दिया। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जो आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू की कि आपने पहले अपनी उस टीम को लाए जो आप समझते थे बड़ी इनकलाबी टीम है, रेवोल्यूशनरी लोग हैं, तब्दीली ले आएंगे, अब वो नाकाम हुए हैं, तो आप अपने बयानात में भी ये बात करना शुरू हो गए हैं कि अगर आपके पास तजर्बा नहीं है तो आपको नहीं संभालनी चाहिए, अकल नहीं है तो आपको गवर्नमेंट नहीं संभालनी चाहिए। लोग भी वो लेके आए हैं जिनके बारे में आप सख्त तरीन अल्फाज खुद इस्तेमाल करते हैं। अच्छा रुबीना खालिद साहबा, सवाल आपसे ये है कि कुछ अहम कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो हैं वो जो आपकी पार्टी से जिनका ताल्लुक है रहा है, अब वो इस हुकूमत में भी शामिल हैं। हफीज़ शेख साहब हैं, आपकी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना थे, इस हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना है। बाबर अवान साहब हैं, आपकी हुकूमत के वज़ीर कानून थे, आप इस हुकूमत में भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस आशिक अवान साहबा, वो भी थी। तो ये तजर्बाकार लोग तो हैं, और इसमें मैं मज़ीद भी इजाफा कर सकता हूँ। वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े तजर्बाकार हैं, परवेज़ खटक साहब वज़ीर दफ़ा हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, और शेख रशीद साहब का भी जिक्र हुआ, वो भी बड़े तजर्बाकार हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि इमरान खान साहब को अपने दोस्त फवाद चौधरी को भी जेल में रखा, फवाद चौधरी साहब की मुझे याद दहानी करा दी डॉक्टर साहबा ने। तो ये सारे जो हैं ये बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो ये इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होने के बावजूद इमरान खान साहब जो ये बात कह रहे हैं कि तैयारी के बगैर पावर में नहीं आना चाहिए, तो इसकी क्या वजह, उन्होंने ये बात क्यों की? क्या उन्होंने सही बात नहीं की? देखिए, पहली बात तो ये है मीर साहब कि वो खुद ही बता सकते हैं कि ये बात उन्होंने क्यों की है। लेकिन एक बात की तवज्जो मैं आपकी दिलवाऊंगी जिस तरफ, वो ये है कि टीम चाहे जितनी भी आप एक्सपीरियंस लेकर आ जाए ना, अगर टीम लीडर जो है उसको खुद ही समझ बूझ ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है टीम को परफॉर्मेंस कराने की और परफॉर्मेंस डिलीवर करवाने की, वो टीम लीडर की होती है। अगर टीम लीडर को खुद ही कुछ मालूम ना हो और टीम लीडर ये कहे कि उनको टीवी से देखकर या अपने घर के लोगों से मालूम होता है बातों के बारे में, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि वो टीम की क्या डिलीवरी होगी जिसका लीडर जो हो वो इतना इल इन्फॉर्म्ड हो। बाकी रही जैसे आपने कहा कि और फिरदौस ने भी कहा कि इस वजह से चूंकि कुछ वजीर जो अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो बदल दिए जाते हैं।
बिल्कुल अच्छी बात है, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन वजीर बदल के उसको दूसरा महकमा दे देना, अगर एक बंदा एक महकमे को नहीं चला सकता, वो नाअहल है। जैसे कि आपने शेख रशीद साहब की बात की, जो रेलवे का उन्होंने जो इस कंडीशन में छोड़ा है, और आजम स्वाति ने आते ही दूसरे दिन कहा कि जी रेलवे तो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत है। उसको सोचे, हमने पूरे मुल्क की वजारत जो दाखिला, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है और जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के साथ उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, उसको अगर हम इसका जिम्मेदारी दे देते हैं तो फिर ये तो टीम लीडर की चॉइस हुई ना। टीम लीडर अगर गलत चॉइसेस करे और टीम की परफॉर्मेंस ना हो तो जिम्मेदारी जो होती है वो टीम लीडर की होती है। बाकी रही जो गवर्नर्स की बात की आपने, पॉलिसी मेकिंग की बात की, डिलीवरी की बात की, तो वो सब किसने करना है? वो कहीं और कोई सियारे की मखलूक तो नहीं आएगी ना मीर साहब, वो इन्हीं लोगों ने करना है और इन्हीं लोगों से करवाना है। किसने करवाना है? इनके टीम लीडर ने करवाना है, जो कि खुद वजीर आजम साहब है। अगर वो ये कह रहे हैं कि उनकी टीम अच्छी नहीं है या परफॉर्म कर नहीं पाई अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो खुद अपनी नाकामी का जो है एतराफ कर रहे हैं। और जो आज पीडीएम के जलसे में कहा गया वो बिल्कुल दुरुस्त कहा गया, क्योंकि टीम लीडर की नाकामी जो है वो सर फहरिस्त होनी चाहिए, ना कि टीम प्लेयर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर फिरदौस शिकवान साहब, देखें ये सवाल इसलिए ज़्यादा ज़ेर बहस है और ख़ास तौर पे मैं इस पर ज़्यादा कंसर्न इसलिए हूँ कि हमारे प्रोग्राम में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 2011 में, 2012 में, 2013 में बार बार ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल मेरे पास है और मेरे पास बड़ी एक तजुर्बाकार टीम है। तो कुछ मैं क्लिप्स आपको सुनवाता हूँ, इमरान खान साहब हमें क्या कहते रहे। मैं आपको ये बता दूं, टीम सिलेक्शन का मैं माहिर हूं। मैं अपनी जो टीम बना रहा हूं उसके अंदर पहले से मैंने किसी को 1 साल पहले, किसी को 3 साल पहले मैंने उनको निशानदेही की हुई थी। उनको मैं लगा हुआ था उनके पीछे, उनको मैं ले आया। पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को हम देंगे टिकट, नौजवानों को देंगे। तो हम चाहते हैं कि नहीं सोचा है असेंबली में, हम कैबिनेट वो लेके आएंगे जो मुल्क की बेहतरीन टीम बनेगी जी। और वो टीम की 2 खसूसियत होंगी, एक ईमानदार होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरीन टीम लेके आऊंगा। वो टीम की क्वालिटी क्या होगी? मेरिट पे सेलेक्ट होगी। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये अब सिंपल सवाल है कि 2012 और 2013 में इमरान खान साहब ने कहना शुरू कर दिया था मैंने अपनी टीम तैयार कर दिया है। 6 साल बाद 2018 में वो जब पावर में आए तो वो कहते हैं 3 महीने तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। मीर साहब, मैंने 20 साल जो मेरा अपना पॉलिटिकल कैरियर है, एक वुमेन एक्टिविस्ट, यूथ एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर और हेल्थ प्रोफेशनल होते हुए जो मेरा तजर्बा है, मैं उसकी बुनियाद पे आपसे कहूँगी कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी मर्ज़ी पावर्ड हो, उसको जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस हो, उसकी जितनी मर्ज़ी बेटर ओरिएंटेशन हो, जब तक आपका नीचे जो इम्प्लीमेंटिंग टूल है, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो आपके साथ हार्मनी में नहीं आता, आपकी पॉलिसीज़ को ओन नहीं करता, लीडरशिप के साथ एक कंधे से कंधा मिला के नहीं चलता, तो ग्राउंड पे वो नताइज और रिजल्ट्स जो आप डिलीवर करना चाहते हैं वो नहीं मिलते। जो बात डॉक्टर फजल साहब ने कही, देखिए स्पोर्ट्समैन ही वो सबसे पहले एक ट्रेंड सेटर होता है जो हारने के बाद खड़ा होता है और जीतने के लिए दोबारा मैदान में उतरता है। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही होती है जो अपने शिकस्त को ऑब्जर्व करने के लिए इंसान को ज़िंदा रखती है और अल्टीमेटली वो अगले मैच के लिए एक नए जज्बे, एक नए जोश और नई उमंगों से मैदान में उतरता है। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक स्पोर्ट्समैन का रोल है वो हार ना मानना, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू और कमिटमेंट है उस पर खड़े रहना और अपने इर्द गिर्द जो टीम है
उसके अंदर उस जोश को, जज्बे को उभारना और कोशिश और काविश को जारी रखना, वही वो उनका ग्राउंड के अंदर जज्बा था जो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में है। और उन्होंने हार नहीं मानी और अपोजिशन को ये बयानियाँ बार बार दोहरा के उनकी कैपेबिलिटी को चैलेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो क्रीज पे जम गए हैं और जम के खेल रहे हैं। और अपोजिशन जो है वो बाउंड्री से बाहर खड़ी होके एक तमाशाई के तौर पे उनको इनिंग्स खेलता देख के तनकीद तो कर सकती है, लेकिन बैट इस वक्त जो है इमरान खान के हाथ में है और वो जो चौके छक्के मार रहे हैं उससे अपोजिशन के छक्के छुड़ा दिए हैं उन्होंने। तीसरी अपोजिशन ये कहती है कि ग्राउंड में किसी तरह इन हो, तो ग्राउंड में ये चोर दरवाजे से नहीं, अवाम को कोरोना के अंदर तशवीशनाक हालत में छोड़ के अपनी हालत पतली करके अपनी सियासत को दाव पे लगाने से नहीं, वो आईनी और कानूनी तरीके से ग्राउंड में आए। ये नकबजनी से ग्राउंड में आना चाहते हैं, तो ये किसी भी खेल के जो SOPs हैं, पैरामीटर्स हैं और रूल्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है। नकबजनी तो सियासत के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, सियासत के भी कुछ ज़ाब्ते हैं, ठीक है, तो उन ज़ाब्तों के तहत ये हमें निकाले, हम उफ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये गीदड़ बबकियों से धमकियां लगा के, डरा के, तोहमतें और इस किस्म की वज़ीर आज़म इमरान खान की किरदार कुशी करके हमें हुकूमत से बाहर ये टस से मस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अपनी एनर्जीज तवानाइयां गलत सर्व कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें कहें कि अपनी सम्मत को दुरुस्त कर लें। अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये नकबजनी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जो आज मर्दान में जलसा था उसमें लॉन्ग मार्च का जिक्र कम था, उस पर जोर कम था, इस्तीफों पे ज़्यादा जोर था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। आपकी पार्टी जो है वो इस्तीफों पे ज़्यादा बैंक करके बैठी हुई है, क्या उसकी वजह यह है कि आपका कुछ टेक नहीं है? नहीं साहब, मैं बिल्कुल आपके सवाल का बराह जवाब दूंगा। एक दो बातें अर्ज कर दूं जल्दी जल्दी। देखिए, आपने जो सवाल किया और आपने जो 2011 के इमरान 11 और 12 के जो आपने उनको क्लिप्स दिखाए, उसके बाद 13 का और जो मौजूदा आपने उनकी तकरीर दिखाई, इसका कोई जवाब किसी हुकूमती टीम मेंबर के पास नहीं है, क्योंकि बिल्कुल दो मुतजाद बातें हैं। 13 में वो ये कह रहे हैं कि बेहतरीन टीम होगी, ईमानदार होगी, प्रोफेशनल होंगे, और हुकूमत में आने के 2.5 साल के बाद वो कह रहे हैं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई, 3 महीने तो समझ ही नहीं आई, हमें साल पता ही नहीं लगा। इसका कोई बयान नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। उसके जवाब में डॉक्टर साहिबा ने तमाम खेल के, क्रिकेट के तशबीहात और इस्तारे इस्तेमाल करके, मैं डॉक्टर साहब मैं जरा मुकम्मल कर लूं, मैं इजाजत दें, मैं जरा मुकम्मल कर लूं, आप ही की बात अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने तमाम खेल के मैदान के तशबीहात और इस्तारे इस्तेमाल किए। मैं अर्ज कर दूं कि जिनको आप कप्तान के चौके और छिक्के समझ रही हैं, वो हर बॉल के ऊपर स्टैंप हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही, कोई चौके छिक्के नहीं है, वो स्टैंप आउट हो रहे हैं। तो एम्पायर तो आउट नहीं ना दे रहा, और उसके एम्पायर तो मैनेज यही तो है सारा, एम्पायर तो इनका अपना है। ये जो ये एम्पायर तो मैनेज हुआ हुआ है। डॉक्टर साहब ये बाउंसर्स मारने से कुछ भी नहीं होगा, जो आप कोशिश कर रही हैं कामयाब नहीं इस वक्त तो डॉक्टर साहब बाउंसर मार रही हैं, आप मार रही हैं, मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी आपको पता है वो जूडो कराटे की भी माहिर है, पोजीशन ने हेलमेट पहना हुआ है, मैं इसीलिए तो लॉन्ग डिस्टेंस पे उनसे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरी जरूरत नहीं है मैं साथ बैठ के करूँ। अच्छा, अगली बात जी, देखिए एक बड़ी सीरियस बात है, जब कोई खिलाड़ी जो है ना, मैंने कहा उन्हें खिलाड़ी बनने का बहुत शौक है, आपको टूर्नामेंट में आपके पास 15 से 16 18 मैचेस होते हैं, 11 आपकी टीम के खिलाड़ी होते हैं, आप 6 हारते हैं, 8 जीतते हैं, 11 खिलाड़ियों की किस्मत होती है उसमें। जब आप वज़ीर आज़म होते हैं तो आपके पीछे आपकी कश्ती में 22 करोड़ अवाम सवार है मीर साहब, 22 करोड़ अवाम, हारने की गुंजाइश नहीं होती। और फिर उसके बाद उन 22 करोड़ अवाम में से 8 करोड़ अवाम पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्हें आज 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ये रिकॉर्ड के हिस्सा, मैं नहीं कह रहा, आपके रिकॉर्ड के आदाद शुमार कह रहे हैं, तो आप उन पर तजर्बे नहीं कर सकते। कभी बाउंड्री से निकल गए, कभी बाउंसर मार दिया। अब ये बताएं कि ये जो जब आप आज मर्दान के जलसे में जब आपने नारे लगवाए कि इस्तीफे देने हैं, तो ये कहीं आप पीपल्स पार्टी को तो नहीं बाउंसर मार रहे थे? देखें, बात ये है जी कि माजी करीब में और माजी बैद में अवामी प्रेशर से हुकूमतें बदलती रही हैं, पूरी दुनिया में यही एक हिस्ट्री है। अब PDM की एक स्ट्रेटजी है कि लॉन्ग मार्चेस के जरिए अवाम को बेदार करो, उनकी जो तकालीफ हैं जिसका एहसास उन्हें मौजूद है, वो हमें कहते हैं कि आप सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे, हम आएंगे। और इन हालात में आपकी स्ट्रेटजी है,
आप इस्तीफे दें, पब्लिक प्रेशर बिल्ड करें और उस हुकूमत को घर भेजें, लेकिन इसका फैसला पीडीएम की तमाम क़यादत मिलकर कर रही है, कोई एक जमात नहीं कर रही। अच्छा, मैं रुबीना खालिद साहबा आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक तासुर मिल रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तीफ़ों पे उसका जोर है, बड़ा फोकस है, आज नारे भी लगवाए गए कि इस्तीफे ज़रूर देने हैं, और पीपल्स पार्टी की जो कोई मेन लीडरशिप है उसमें से कोई नहीं था वहाँ पे, ना बिलावल साहब थे, ना कोई और मरकजी रहनुमा हमें वहाँ पे नजर आया। तो ये क्या कोई कहानी कुछ और है? नहीं जी, कहानी कोई कुछ और नहीं है, क्योंकि बिलावल साहब को पहुंचना है 27 तारीख की। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और उसकी एक अपनी अहमियत है। इस दफ़ा उसमें पीडीएम भी शामिल हो रही है, तो उसकी तैयारी के सिलसिले में उन्होंने जाना था। बाकी अगर आप कहें तो हमारे फरतुल्लाह बाबर साहब, जो कि हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो लीड कर रहे थे हमारी रैली को, लेकिन रश की वजह से वो स्टेज पे पहुंच नहीं सके। मेरी फरतुल्लाह बाबर साहब से कुछ देर पहले बात हुई तो वो कह रहे थे कि स्टेज पे हम पहुंच नहीं सके क्योंकि रास्ता जो था उसमें हम फंस गए थे। तो ये तो आपकी पहली बात का जवाब आ गया। अच्छा। और दूसरा जो है, मैं समझती हूँ कि फिरदौस साहिबा की कुछ इस्तारे जो हैं वो आज लफ्ज़ों का चुनाव कोई गलत है, वो तो एडमिट कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मान लिया है कि वो हार गए हैं और हार के वो फिर उठे हैं और फिर से जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में कुछ लफ्ज़ों का चुनाव गलत हो गया, या मेरी समझ में गलत आया है कि खान साहब हार मांग एक दफ़ा तो अपनी मान चुके हैं, और कल उनकी हार मानने का जो हमने देखा डायरेक्ट टेलीविज़न की स्क्रीनों पे, तो वो तो इस बात को इंडोर्स कर रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं साथ साथ कि नहीं, जो अपनी गलती मान लेता है और हार जाता है और फिर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके खड़ा हो जाता है, तो वो तो इंडोर्स कर रही हैं इस बात को कि ही हैज फेल्ड एंड ही हैज फेल्ड वेरी बैडली। और दूसरी जो बात है कि देखिए, क्रिकेट के इस्तारे जो हैं वो ठीक है, एक अच्छी हमारी कौमी खेल है, लोग इसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन वो हुकूमत में हर जगह क्रिकेट का काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो कह रही हैं कि वो क्लीन बोल्ड कर रहे हैं, वो सिक्सर मार रहे हैं, वो चौके मार रहे हैं, तो फील्ड में कौन सी टीम होती है मीर साहब जो अकेले खेलती है? ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो बाउंड्री से बाहर खड़ी है और वो बिल्कुल ये अकेले यहाँ पे ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो एक वन साइडेड ये मोनोलॉग किस्म की गेम कब से शुरू हुई है, जिसमें अकेला ही एक ही खिलाड़ी होता है और खुद ही चौके छक्के मारता है? इसका मतलब है फील्डर भी उसकी मर्जी के हैं और जो खिलाड़ी हैं वो तो खैर उसकी अपनी टीम के ही हैं, लेकिन जो बाकी ऑपोजिशन वाली टीम होती है जो फील्डिंग का काम करेगी, अगर हम इसको यहाँ फिट कर लेते हैं किसी तरीके से क्रिकेट को हर चीज में, जो कि नहीं करना चाहिए, तो फिर ये तो बताए ना कि वो फील्डिंग कौन कर रहा है। अच्छा। फील्डिंग के लिए तो कोई है ही नहीं, खाली मैदान में चक्के छोके मारने का फायदा क्या है? चले ये पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहबा, वक्फे से पहले रुबीना खालिद साहबा पूछ रही थी कि ये कौन सा क्रिकेट का मैच है जिसमें जो अपोजिशन की टीम है वो बाउंड्री से बाहर है और हुकूमत की टीम जो है वो विकेट पे खेल रही है और चौके छक्के भी लगा रही है? देखिए, रुबीना को शायद ये इत्तेफाक नहीं हुआ कभी क्रिकेट की ग्राउंड में आने का या किसी मैच में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि सेनेटर जो होता है वो मैच खेले बगैर ही सेनेट में पहुंच जाता है। तो जो वाम की पिच पे खेलता है उसको पता होता है कि मैच में वक्फा होता है और टीम कंसल्टेशन होती है और टीम सर जोड़ के अपनी स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करती है, और जब ओवर्स और रन्स का बैलेंस करने के लिए कप्तान जो है अपने खिलाड़ियों को चार्ज अप करता है और अपनी हिकमत अमली को बदल लेता है। अच्छा, एक सवाल है, फील्डर्स भी बदल अब एक सवाल है, एक जिम्नी सवाल, फॉलो अप क्वेश्चन। आपने जो बात किया फॉलो अप क्वेश्चन, अगर सेनेटर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये सेनेट के इलेक्शन के लिए आप चाह रहे हैं शो ऑफ हैंड से इलेक्शन हो, और आपने आज सदारती रेफरेंस दायर कर दिया है आर्टिकल 186 के तहत, तो इसका मतलब है सेनेट की तो बड़ी अहमियत है। जी बिल्कुल है, और ये वफाक का एक ऐसी कह लें अकाइम को इकट्ठा करने का फोरम है और ये सुपीरियर हाउस है, और इसका तकद्दस और हुर्मत हर हाल में हम बहाल रखेंगे। लेकिन मैं मीर साहब जो बात की रुबीना ने कि रश में फंस गए फरतुल्लाह बाबर साहब, असल में पीपल्स पार्टी खुद जो है
अपने बयानिए में फंस गई है। और इस वक्त जरदारी साहब जो हैं वो सेनेट से पहले इस्तीफे देने के मूड में नहीं, और पीपल्स पार्टी के ताज साहब की तरफ से ही इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएं। ये दोहरा मेयार, दोहरे रवैये और ये कॉल फेल का तजाद जो है, मैं समझ रही हूँ कि एक दफ़ा फिर मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इस्तीफों के अमल में हिस्सेदार नहीं बनेगी। और मौलाना और मरियम बीबी अल्टीमेटली ये इसी तरह पीपल्स पार्टी रश में फंसी नज़र आएगी और इनके स्टेजों पे इस्तीफों पे बात होगी। वो सेनेट के इलेक्शन और लॉन्ग मार्च जो है उसका बयानिया दब जाएगा। अच्छा, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात आप कर रहे हैं, देखिए सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन का रोल बहुत अहम है। शो ऑफ हैंड का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। हमारा जो एक आईनी किरदार था, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया और आईनी और कानूनी तरीके से खटकाया। वो रहनुमाई सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जो भी हमें देगी उस पे हम मनोअन अमल करेंगे। लेकिन तेरा क्या बनेगा कालिया, ये अच्छा, आप पूछे इनसे। मैं अगर ये माशाल्लाह अपोजिशन का जो इस वक्त डॉक्टर साहब से पूछे कि मरियम बीबी अच्छा, नहीं ये मैं खुद पूछ लेता हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपके पास मैं बाद में आता हूँ। पहले मरियम इलेक्शन में आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे? अच्छा, मैं पहले सवाल पूछे मैं मोहतरमा इलेक्शन एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ रुबीना खालिद साहबा, क्योंकि पीपल्स पार्टी में बड़ी तनकीद की है फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, तो जरा आप बताएंगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्या वाकई रश में फंस गई है? और 27 दिसंबर का जो जलसा है जिसमें मरियम साहबा को भी बुलाया गया, बाकी लोगों को भी बुलाया गया, उसमें क्या कोई अहम ऐलान होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये मीर साहब की बातों को और अल्फाज को हेर फेर करने से बात का जो मकसद है वो बदल नहीं जाता। अगर फरदुल्लाह बाबर साहब रैली के साथ थे, उन्होंने मुझे खुद बताया है, और वो वहाँ जलील जान साहब भी वो मुझे कह रहे थे, जो कि स्टेज के इर्द गिर्द बहुत रश था, वो ऊपर चढ़ नहीं सके। आपको पता है कि जलसों में आखिरी वक्त में कितनी स्टेज के इर्द गिर्द जो हो जाती है। देखिए, पहले मुझे अपनी बात तो कंप्लीट कर लेने देना। अच्छा जी जी रुबीना, हामिद मीर साहब का शो है, पीटीवी नहीं है कि मतलब जो आप लोग कहना चाहेंगे तो उसी में वही बात होगी उसमें। तो बात ये है कि इसमें बैलेंस प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे ऑपोजिशन को भी सुना जाता है। मेरा इशारा आप समझ गई होंगी कि पीटीवी जिस तरह से चल रहा है आजकल, तो ये तो बिल्कुल एक मुस्तनद हकीकत है कि फरदुल्लाह बाबर वहां मौजूद थे, रैलीज में मौजूद थे और स्टेज तक पहुंचे भी, लेकिन ऊपर नहीं जा सके। अच्छा, दूसरी बात जो इनकी तनकीद थी और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि वाकई मुझे ऑनेस्टली क्रिकेट से कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है, ये हर एक की फील्ड नहीं होती, लेकिन इतना मुझे समझ आता है कि टीमें दो ही खेलती हैं। एक जो होती है बैटिंग करती है, दूसरी फील्डिंग करती है, कम से कम ये तो मुझे पता है। लेकिन वो इनकी गेम मीर साहब ऐसी ही है ना, जिसको मैदान में अकेला ही बच्चा है, खेल रहा होता है, बैटिंग भी वो है और उसकी मर्जी के साथ मुलाजिम खड़े होते हैं, वो कैच भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह की क्रिकेट तो मैंने शायद नहीं देखी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब आप बताएं ना, ये जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब तासुर दे रही हैं, एक उनका एक क्लेम है कि पीपल्स पार्टी को आपने फंसा दिया, रश में फंसा दिया है, आप इस्तीफे मांग रहे हैं, वो देना नहीं चाहते। देखिए, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपने खुद भी बताया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 2008 में हुकूमत थी उसमें उनकी मिनिस्टर रही हैं, एक नहीं 2 दफ़ा, और वज़ीर इत्तलात भी रही हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरे और आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं। इसका मतलब है वो अंदर की बात जानती हैं, अंदर की खबर उनके पास है। डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपने, तो आपने तो एंडोर्स कर दिया डॉक्टर साहबा को। अभी तो वो बाउंसर मार रही है ना, अभी तो वो खेल नहीं रही, अभी तो बाउंसर मार रही है। बाउंसर डक कर गए, आपने उनके बाउंसर को हुक करने का रिस्क नहीं लिया, आपने डक कर लिया। नहीं, मैंने रिस्क किया नहीं जा सकता वो, क्योंकि जाहिर है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पीपल्स पार्टी में इंतहाई तजर्बाकार और सीजन्ड पॉलिटिशियन है। वो ऐसे नहीं है कि जनाब वो एक कदम आगे जाएंगे 2 कदम पीछे आएंगे। अगर उन्होंने फैसला किया है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कि हम इस्तीफे दे रहे हैं और एक से ज़ायद दफ़ा उन्होंने ऐलान किया, तो वो इस्तीफे देंगे। और अगर उन्होंने नहीं देने तो वो जितनी हमारी यहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं, इस्लामाबाद में किए इजलास हुए हैं, वो उसमें कोई ना कोई उज़र पेश कर सकते थे, वो कोई ना कोई नई लाइन, नई स्ट्रेटजी अपना सकते थे।
तो इसलिए पीडीएम के हवाले से हमें पूरा यकीन है कि वो इस प्लेटफार्म पे इकट्ठे हैं, वो इस हुकूमत को घर भेजने के एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हैं। उसमें जो तारीखें और वक्त का ऐलान होगा उसमें वो मुकम्मल पीडीएम का साथ देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बिलावल साहब ने तो बड़े एतमाद के साथ कहा है कि जो पीडीएम के इस्तीफे होंगे वो एटम बम साबित होंगे, तो वो तो एटम बम कह रहे हैं अपने इस्तीफों को। देखिए, ये बिलावल साहब का आपको पता ही है कि पार्टी की फैसला साजी में एक रिकमेंडी का रोल है। असल ताकत का सरचश्मा कि कौन है आपको पता है, और आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन मुझे ये भी पता है डॉक्टर साहब का जो, अगर आपकी बात दुरुस्त तस्लीम कर लूं तो मुझे ये भी पता है कि आसिफ जरदारी साहब को आजकल बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, वो उनकी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर रहे। उनकी आजकल बात होती है तो लंदन में नवाज शरीफ साहब से होती है, ठीक कहते हो, आधे घंटे की गुफ्तगू होती है नवाज शरीफ के साथ। बताएं कि मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ मीर साहब जी, कि अगर पीपल्स पार्टी ने 31 जनवरी से पहले इस्तीफे देने हैं तो फिर उन्हें फरवरी के ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बड़ा सेनेट के इलेक्शन में जाने के लिए जरदारी साहब ने अपनी जमात को क्यों जो है वो पैगामात दिए और ये राय दी कि ये इस्तीफे सेनेट इलेक्शन के बाद होने चाहिए? तो ये जो पीडीएम का अपना बयानिया तितर बितर हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात में जो बगावत हो चुकी है, तो ये पीडीएम की वो फिल्म है जो सिनेमा में लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। इसमें एक सवाल, तो इसलिए ये जो आपने बगावत की बात की है, ये बड़ी अहम बात की है। बगावत करने वालों में मौलाना शिरानी साहब सरे फहरिस्त हैं, लेकिन मौलाना शिरानी साहब ने तो कहा कि पाकिस्तान को चाहिए इसराइल को तस्लीम कर ले। तो इस मौक़िफ़ का मौलाना को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, मौलाना साहब की अपनी जो पार्टी की सतह पे राय है या उनकी इंटरनल फाइट है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने निकले थे, उनकी अपनी जमात में उनके खिलाफ तहरीक चल पड़ी है। तो हाफिज हुसैन अहमद का बयानिया हो या मौलाना शिरानी का, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पॉलिसी से लातल्की कर रहे हैं और वो उनको बंद गली में ले गए हैं, और बाकी कसर जो है वो मरियम बीबी पूरी कर देंगी। ठीक है, तो लिहाजा हुकूमत को ये हमें वॉक ओवर मिला है। अच्छा चलें, ठीक है, एक वक्फे के बाद पूछते हैं तारिक फजल चौधरी साहब से कि वॉक ओवर का मतलब आपको आता है कि नहीं आता? वॉक ओवर क्या होता है, ये तारिक फजल चौधरी साहब से पूछते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे के दौरान मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने फ़रोज़ुल्लाह बाबर साहब की एक ट्वीट भेजी है, और उस ट्वीट में फ़रोज़ुल्लाह बाबर साहब ने कहा है, पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद प्रोविंशियल Pakistan People's Party leaders and thousands of party workers in the 6-hour long mammoth PDM rally in Mardan today. It was part of rallies ahead of march on Islamabad to chase out the selected demand fair free election without selectors breathing down necks. तो फ़रोज़ुल्लाह बाबर साहब कह रहे हैं जी कि मैंने आज शिरकत की है, तो शिरकत किया लेकिन तकरीर नहीं कर सके वहाँ पे वो। अच्छा, अब ये बताएं तारिक फजल चौधरी साहब, वक्फे से पहले डॉक्टर फिरदौस हाशिम गवान साहब ने कहा कि हमें वॉक ओवर मिल चुका है। वॉक ओवर पहले बताएं क्या होता है? ये सब वॉक ओवर का मतलब तो ये होता है कि दूसरी टीम जो है वो मैच खेलने आ ना सके, लेकिन मैं आपके चूँकि करोड़ों में आपके प्रोग्राम देखने वाले हैं तो मैं उनके लिए वॉक ओवर का आसान तर्जुमा कर देता हूँ जो पंजाबी में कहते हैं। और डॉक्टर साहिबा की ख्वाहिश है कि सुनिया हो जन गलियाँ तो विच कल्ला मिर्ज़ा यार फिरे। डॉक्टर साहब ये होना नहीं है। अच्छा, ये ख्वाहिश आपकी जरूर है कि कल्ला मिर्ज़ा यार फिरे, नहीं दे रहे आप, ये होना नहीं है। आप लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे हैं, ये नहीं होता। 100% आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब वो कौन सी एक हुकूमत थी जी, वो बादशाह थे जिनका नाम था रंगीला, फौजें सरहद पे आ गई हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, उसने कहा हलवा पकाओ खाओ, हलवा पकाओ खाओ। ये तो इस प्रोग्राम पे बैठे हुए। तो इमरान खान तो हलवा नहीं खाता, वो तो देसी अंडे खाता है। तो मैंने एक मिसाल दी है ना, वो क्रिकेट के इस्तारे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने भी एक मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको आप समझ रहे हैं कि ये अवामी सैलाब जो पीडीएम जिसको लीड कर रही है, ये आपके दरवाजे तक पहुँच चुका है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि अवाम के जज्बात क्या हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना मीर साहब, आप डॉक्टर साहबा ख़ुद अभी बता रही हैं कि मैं 18-20 साल से स्ट्रीट
पॉलिटिक्स कर रही हूँ, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रही हैं, कि आवाम के जज्बात से ये वाकिफ़ नहीं है कि लोग कितने तंग हैं इस हुकूमत से। एक आम आदमी का गुजारा कितना मुश्किल हो गया, महंगाई के जिन ने किस तरह पूरी कौम को काबू कर रही है। रुबीना खालिद साहबा, आप समझती हैं कि हुकूमत को वॉकओवर मिल जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि यहाँ पे जिक्र हुआ मौलाना साहब की पार्टी में कि वहाँ लोग जो हैं डिसएग्री कर रहे हैं मौलाना साहब की पार्टी के अंदर के लोग। तो ये सारी जो है ना, ये इस किस्म की जो टैक्टिक्स है, इस किस्म की जो हरकतें हैं, ये कोई नई नहीं है। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में इसी तरीके से कोशिश की गई है। जिस तरह अगर आपको याद हो, हमारे जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ बीबी शहीद के दौरे हुकूमत में, और जिस तरह से लोगों को वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक और इधर उधर ये सारी चीजें जो है, ये इस बात की निशानदेही करती हैं मीर साहब कि हलचल मची हुई है और लोग परेशान हैं। अगर लोग परेशान ना होते तो जरूरत नहीं थी मौलाना साहब की पार्टी के बीच में इंतशार फैलाने की और इस तरह की बयान दिलवाने की। ये इनकी परेशानी की गमाजी करती हैं ये सारी चीजें। और बाकी रह गई, आपने कहा यहाँ पे कि जो फैसला जो होता है पीपल्स पार्टी में, बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और मशावरत पे यकीन करती है और मशावरत के तहत ही वो सारे काम करते हैं। लेकिन आखिरी फैसला हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का ही होता है। हाँ, मशावरत जरूर होती है और होनी भी चाहिए। ये फर्द वाहिद की जब फैसले होते हैं जिस तरह के इनकी पार्टी में होते हैं, तो वो तो डिजास्टर ही होंगे, जैसे कि नजर आ रहा है कि एक को आप बंदे को एक लीडर जरूर है, लीडर काबिल इज्जत भी है, लीडर काबिल एहतराम भी है, लेकिन लीडर को अपनी पार्टी को साथ लेके चलना होता है, सबकी बात सुननी होती है और उसके मुताबिक फैसले करने होते हैं। ये फर्द वाहिद के फैसले जो हैं, ये एक फिरौन के तो हो सकते हैं, एक लीडर के नहीं हो सकते। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है जमहूरी लीडर हैं और जमहूरियत पे और मुशावरत पे यकीन रखते हैं, वो फिरौनियत पे यकीन नहीं रखते। अच्छा, 29 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास है, तो इसका मतलब है 27 दिसंबर को जो है कोई बड़ा ऐलान शायद ना हो, 29 दिसंबर को होगा सीईसी के इजलास के बाद। अब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ आखिर में कि अगर पीडीएम की तरफ से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान है वो हकीकत बन जाता है और ये लोग इस्लामाबाद आके धरना दे देते हैं, तो फिर भी आप इस अपनी राय पे कायम रहेंगी कि आपको वॉकओवर मिल गया? देखिए, बात यह है कि मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी जमहूरियत पे सियासी खुदकुश हमला नहीं करेगी और पार्लियामेंट का जो वकार और जो सेंटिटी है उसको मजरूह नहीं करेगी और जमहूरी अंदाज से, जमहूरी दावपेच से वो सियासी मुखालफत करेगी। पीडीएम के हाथों वो यरगमाल नहीं बनेगी और ख़ास तौर पे उन जमातों के हाथों जो ख़ुद असम्बली में नहीं है, और पीपल्स पार्टी उन सियासी यतीमों को अपना कंधा नहीं देगी। और जहाँ तक तारिक फजल चौधरी साहब फरमा रहे थे, तो इनको शायद ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी कोई याददाश्त कमज़ोर नहीं है और ना उनका हाफजा जो है जवाब दे गया है कि उनको पता ना हो कि ये दर्द देने वाले कौन है और वो कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे छोड़ के बच्चों समेत, समती समेत पाकिस्तान से बाहर तशरीफ फरमाया दे दिया ना, और वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहते। बयान दे दिया और जहाँ डॉक्टर साहब आपने तोड़ना बारूदी सुरंगें बिछाई थी, पाकिस्तान में हमला करना, ये सियासी खुदकुश हमला था। और आपका बुलाया हुआ गन साफ करके इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुबीना खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में एक आपको क्लिप सुनवाना चाह रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और आज ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने पुलिस के बारे में क्या कहा, ज़रा देखिए। मैं ये चाहता हूँ कि कौम हमारी पुलिस को पसंद करे, अपना समझे, प्यार करे उनसे। आपका ख्याल है कि जो तहरीकें होती हैं ये पुलिस के दायरे रुकती हैं? भैया, पुलिस के सामने ये तो पहले पटाखे में भागते हैं भाई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पुलिस जो है इसकी इज्जत करें और शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि वे पुलिस वाले तो पहले पटाखे पे भाग जाते हैं। तो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का जो विज़न है ये आपके सामने है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं,
उनकी बात की एक अपनी अहमियत है, उसको आप देख लें वो क्या कह रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो पहले कई हुकूमतों में रहे हैं, देखें उनका क्या विजन है, तो विजन में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।